परम कृपालवी श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरी प्यार भरी राधे राधे। हम श्रवण करेंगे जागरण लीला पूज्य राधा बाबा द्वारा कल केली से। विश्राम निकुंज में श्री प्रिय प्रीतम अत्यंत सुंदर शैया पर लेटे हुए हैं। विश्राम निकुंज की सजावट अत्यंत मनोहर है। मणियों का हल्का धीमा नीला प्रकाश फैल रहा है। खिड़कियों पर पीले मखमल के पर्दे लगे हुए हैं जो यमुना पुलिन पर प्रवाहित होते हुए मंद समीर के झोंकों से थोड़े थोड़े हिल रहे हैं। समस्त निकुंज दिव्यतम सुगंधि से भरा है। निकुंज के पूर्व एवं दक्षिण के कोने में सुंदर मणिजटित सोने की चौकी है जिस पर सुंदर जल से भरी हुई दो सुंदर झारियाँ रखी हुई हैं। कुछ सुंदर सुंदर गिलास रखे हैं। उसी चौकी के बगल में एक और भी चौकी है जिस पर चौड़े मुंह के सोने के दो गमले प्रक्षालन पात्र हैं। निकुंज के पश्चिम एवं दक्षिण के कोने में भी अत्यंत सुंदर चौकी है जिस पर तरह तरह के श्रृंगार के सामान रखे हैं। उसी के बगल में एक अन्य चौकी पर बहुत बड़ा दर्पण रखा हुआ है। निकुंज की समस्त दीवार पर पीले रंग की मखमली चादर इस ढंग से लगा दी गई है मानो पीले मखमली वस्त्रों का ही निकुंज बना हुआ हो। उस वस्त्र पर अत्यंत सुंदर ढंग से श्री प्रिया प्रीतम की निशाकालीन विहार लीला के सुंदर चित्र इस ढंग से बने हुए हैं कि जिन्हें देखते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो ये चित्र नहीं सजीव मूर्ति हो। निकुंज के पूर्वी हिस्से में सोने का पिंजरा है जिसमें श्री राधा रानी की प्रिय सारी मैना जिसे कहते हैं मैना बैठी हुई है। उषा काल उपस्थित हो गया है। वृंदा हाथ में सोने का एक पिंजरा लिए हुए निकुंज के दरवाजे के पास बहुत धीरे आकर खड़ी हो जाती है। मंजरियां पहले से ही उठकर अपनी अपनी शैया पर बैठी हैं। वृंदा इशारे से धीरे धीरे उन्हीं से कुछ पूछती है। मंजरियां इशारे से ही उन्हें मंद मुस्कान के साथ जवाब देती है। वृंदा निकुंज के पूर्व की तरफ चली जाती है तथा जहाँ पर भीतर सारी पिंजरे में बैठी थी उसी जगह खिड़की के छिद्र से भीतर दृष्टि डालकर सारी को कुछ इशारा करती है। सारी भी इशारे में आंख घुमाती है। वृंदा के हाथ में जो पिंजरा था उसमें से एक तोता एवं एक सारी बैठी थी। वृंदा उस पिंजरे के दरवाजे को खोल देती है। सारी एवं तोता धीरे से उड़कर उस खिड़की की राह से भीतर चले जाते हैं तथा जिस पिंजरे से राधा रानी की प्रिय सारिका बैठी थी उस पर जाकर बैठ जाते हैं। निकुंज महल के चारों ओर सघन कदम्ब वृक्षावली लगी हुई है। उस पर तरह तरह के पक्षी बैठे हैं पर सभी बिल्कुल शांत हैं। सभी एकटक तथा कान लगाकर वृंदा के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वृंदा सारी और तोते को भीतर भेजकर पास के कदम्ब के वृक्ष पर बैठे हुए एक कुक्कुट पक्षी से कुछ इशारा करती है। उनके ऐसा इशारा करते ही वह कुक्कुट जोर से बोल उठता है। उसके बोलते ही समस्त पक्षी ये जान जाते हैं कि वृंदा देवी का आदेश हो गया है और अब हम लोग मधुर स्वर में गान करते हुए श्री प्रिय प्रीतम की निद्रा भंग करें। अतः धीरे धीरे समस्त वन पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजारित होने लग जाता है। इधर वृंदा देवी के हाथ से उड़कर सारी एवं तोता जैसे ही भीतर पहुंचकर रानी की सारी के पिंजरे पर बैठते हैं वैसे ही रानी की सारी अत्यंत मधुर स्वर में बोल उठती है। आओ बहन विराजो, मेरे जीवन सर्वस्व प्रिया प्रीतम की अनुपम रूप सुधा का पान कर नयनों को कृतार्थ करो। आह, किंचित दृष्टि डालकर देखो तो सही, आज ये दोनों कितने सुंदर दिख रहे हैं। मेरी प्यारी रानी, मेरे प्यारे श्याम सुंदर, दोनों की रूप सुधा का मैं सारी रात निर्निमेष नैनों से पान करती रहती हूँ पर आंखें तृप्त नहीं होती। बहन, ये आंखें तृप्त हो भी नहीं सकती। इस असीम रूप सागर की एक बूंद भी तो मेरी दो आंखों में नहीं समा पाती, फिर तृप्त हो तो कैसे। सारी की यह आवाज़ श्री प्रिया प्रीतम के कानों में भी जा पहुंची। उनकी निद्रा टूट जाती है परंतु वे एक दूसरे को हृदय से लगाए हुए उसी तरह लेटे रहते हैं। कोई भी आंखें नहीं खोलता पर दोनों के शरीर किंचित हिल जाने के कारण सारी समझ जाती है कि दोनों ही जग गए हैं। इसी समय वृंदा की सारी कहने लगती है, बहन तुम्हारे सौभाग्य की सीमा नहीं है। आहा, सचमुच इन दोनों मुख चंद्रों पर आंखें पड़ते ही उनसे आंखें चिपट जाती हैं, फिर हटना चाहती नहीं। बहन, मैं अभी बाहर से उड़कर आई हूँ। मैंने देखा कि पश्चिम गगन में चंद्र तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ बहन, मानो चंद्रदेव श्री प्रिया प्रीतम के मुख चंद्र की शोभा देखकर अतिशय लज्जा के कारण अपना मुंह छिपाने के लिए शीघ्रता से भागे जा रहे हैं। सारी की इस बात को सुनकर श्री प्रिया प्रीतम समझ जाते हैं कि चंद्रमा अस्त होने जा रहे हैं और प्रभात होने वाला है, पर दोनों के ही हृदय प्यार से इतने भरे हैं, दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं मानो उन्होंने एक दूसरे से कभी अलग ना होने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तोता बोल उठता है, सारी तू बता, मेरे प्यारे श्याम सुंदर रात में सुख की नींद सोए हैं या नहीं? इस वन के चकवा चकवियों के आनंद कलरव से मेरे प्यारे श्याम सुंदर की नींद तो नहीं टूट गई? मैं देखकर आया हूँ कि चकवा चकवी पुलिन पर बैठे शोर मचा रहे हैं। सारी रात ये आनंद में भरकर शोर मचाते रहे हैं। अब पूर्व मुख बैठकर ये प्रिय प्रीतम की गुणावली गाते हुए अस्तोन्मुख चंद्रमा से बातें कर रहे थे। चकवी कहती थी, चंद्रदेव जाओ, सुख से जाओ, फिर आना, मैं तुझे गाली नहीं दूंगी। इस वन में मेरी प्यारी राधा रानी एवं मेरे प्यारे श्याम सुंदर का राज्य है। यह राज्य अनंत काल तक रहेगा एवं अनंत काल तक ही यहाँ के सभी नियम पलटे रहेंगे। चंद्र, ऐसा सुना है कि तुम्हारे दर्शन होते ही प्यारे चकवे से चकवी अलग हो जाया करती है, पर मैं तो कभी भी अलग नहीं हुई। देखो चंद्रदेव, मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो गया है कि मुझे चकवे में, तुम में, यमुना की प्रत्येक तरंग में प्यारे श्याम सुंदर की ही झांकी दिख पड़ती है। मुझे कभी कभी भ्रम हो जाता है कि उज्ज्वल गगन में तुम्हारा प्रकाश नहीं, मेरे प्यारे श्याम सुंदर के ही मुख चंद्र का प्रकाश है। इसलिए मैं उड़कर इधर ही दौड़ने लग जाती हूँ, पर चकवा भी साथ साथ उड़ने लग जाता है। वह मुझसे आगे बढ़ जाता है। मैं देखती हूँ, आह, श्याम सुंदर इस चकवे के अंतराल में भी छिपे हैं। अतः विचार में पड़कर फिर मैं आकाश से नीचे उतर आती हूँ और सोचती हूँ, ना, मुझे भ्रम हो गया था, मेरी आंखों में ही प्यारे श्याम सुंदर की छवि बस गई थी। बहुत सोचती रही कि ऐसा क्यों हो गया है। फिर कुछ कुछ समझ पाई कि हम सभी वनवासियों पर रानी की छाया पड़ती है, रानी की दृष्टि पड़ती है। रानी की दृष्टि में रानी के अणु अणु में श्याम सुंदर भरे हैं। इसलिए हम सभी वनवासियों की भी यही दशा हो गई है। अतः चंद्रदेव रानी पर बलिहार जाती हुई तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि शीघ्र से शीघ्र पूर्व गगन में लौट आना। तुम्हारे आने पर मेरी प्यारी रानी मेरे प्यारे श्याम सुंदर के साथ मिलेगी। देर मत करना भला। हम बनवासी रानी की इस अनंत करुणा के चिर ऋणी हैं। रानी की छाया पड़कर ही हम इस अनंत असीम सौभाग्य की अधिकारिणी बनी हैं। मैं भला रानी की क्या सेवा कर सकती हूँ? हाँ, तुमसे हृदय खोलकर प्रार्थना कर सकती हूँ। मेरी ओर से शंका मत करना कि चकवी हमें गाली देगी। शीघ्र से शीघ्र पूर्व गगन में उदित होना, मैं हृदय से तुम्हारा स्वागत करूँगी। तोता बोलता ही जा रहा है। सारी चकवे ने भी ठीक इसी प्रकार की प्रार्थना चंद्र से की। मैं सुनकर यहाँ आया हूँ, इसलिए चित्त में आया कि इस आनंद कलरव से मेरे प्यारे श्याम सुंदर की नींद में तो कहीं बाधा नहीं आई। तोते की बात सुनकर शिवप्रिया प्रीतम के मुखार बिंद पर मुस्कान छा जाती है। तोता एवं दोनों सारी इस मुस्कान को देख लेती है। रानी की सारी बोलती है, आहा, देख तोता, मेरी रानी के मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट की शोभा देख। इस मुस्कुराहट को देखने के लिए समस्त बनवासी आंखें फाड़ प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारी की बात सुनकर श्याम सुंदर की आंखें एक बार खुल जाती है। सारी फिर कहती है, तोते, प्यारे श्याम सुंदर के मुखार बिंद की और देख, इन आलस भरे नैनों की ओर देख, बिखरी हुई अलकावली की ओर देख, तांबुल रंजित अधरों की ओर देख। अपनी प्यारी सारी की बात सुनकर रानी भी मुस्कुराती हुई एक बार आंखें खोलकर देखती है। दोनों सारिका एवं तोता देख लेते हैं, अतः तीनों ही एक साथ बोल उठते हैं, जय हो वृंदावनेश्वरी की, जय हो वृंदावनेश्वरी की। तोता कहता है, ब्रज जीवन घनश्याम की जय। दोनों सारी कहती हैं, घनश्याम अभिरामिनी राधा रामिनी की जय। तोता कहता है, वृंदावन चंद्र श्याम सुंदर की जय। सारी काएँ कहती हैं, वृंदावन चंद्रिका श्यामा रानी की जय। तोता कहता है, विश्व विमोहन नंद नंदन की जय। सारी काएँ कहती हैं, नंद नंदन विमोहिनी राधा रानी की जय। इस जय जयकार से रानी एवं श्याम सुंदर के मुखारविंद पर जोर से हंसी आने लगती है, पर वे उसे रोकते हैं। सखियाँ उधर खिड़की के छिद्रों से दृष्टि डालकर श्री प्रिया प्रीतम की शोभा निहार निहार कर आनंद में डूब रही है।
फिर सारी कहती है, मेरी प्यारी रानी, मेरे प्यारे श्याम सुंदर, चंद्रदेव की किरणें मलिन हो गई हैं, तारिका पंक्ति भी आकाश में विलीन होती जा रही है, पूर्व गगन में अरुणिमा की झलक दिख पड़ने लग गई है। अतः मेरे जीवन सर्वस्व, उठो, हम बनवासी तुम्हें आंखें भरकर देखें। श्री श्याम सुंदर एवं प्रिया दोनों ही सारी की सब बात सुन रहे हैं, पर उनमें एक दूसरे के आनंद को भंग करने का साहस नहीं हो रहा। अतः दोनों इसी प्रकार एक दूसरे से लिपटे हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए हैं, सोए हुए हैं। वृंदा की सारी कहती है, बहन सारी के, देख, ये प्रभात होना हमें अच्छा नहीं लगता। यह मेरे प्राणाधा प्रिया प्रीतम को प्रतिदिन अलग कर देता है। तो कोई उपाय जानती है कि जिससे प्रभात हो ही नहीं? रानी की सारी कहती है, बहन उपाय क्यों नहीं है, पर रानी की आज्ञा के बिना मैं किसी को ये उपाय बतला नहीं सकती। देख, ये प्रभात हमें भी बड़ा करता है, मेरी रानी के प्राणों को तो व्याकुल कर देता है, फिर भी रानी इसका प्रतिदिन स्वागत ही करती है। सारी की बात सुनकर रानी कुछ लज्जित सी होकर श्री श्याम सुंदर के बाहुपाश में अपना सिर छिपा लेती है। इसी समय मंद समीर का झोंका लगने से खिड़की का पर्दा जोर से हिल जाता है। उसी समय श्याम सुंदर की आंखें खुल जाती हैं। श्याम सुंदर देखते हैं कि सचमुच प्रभात हो गया है, इसलिए अत्यंत प्यार भरी दृष्टि से शिवप्रिया के मुखारविंद को देखते हुए धीरे से कहते हैं, प्रिय, प्रभात हो गया है। श्याम सुंदर की बात सुनकर शिवप्रिया का मुख दुख मिश्रित गंभीरता की मुद्रा धारण कर लेता है। वे धीरे धीरे उठकर शैया पर बैठ जाती हैं। उनके उठते ही श्याम सुंदर भी उठकर शैया पर बैठ जाते हैं। दोनों के ही मुखारविंद पर अलकावलियाँ बिखरी हुई हैं। दोनों के नैनों में प्रेम एवं आलस्य भरा हुआ है। श्री श्याम सुंदर अपने दोनों हाथों से एक बार में ही अपने मुखारविंद से अलकावली को हटा लेते हैं तथा बाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर उसी मुट्ठी पर शिवप्रिया जी की ठोड़ी को टिकाकर दाहिने हाथ से शिवप्रिया की अलकावली को ठीक करने लगते हैं। शिवप्रिया का मुख इस समय पश्चिम की ओर है तथा श्याम सुंदर का मुख पूर्व की ओर। शिवप्रिया अपने दोनों हाथों से अपने अंगों के वस्त्रों को ठीक कर रही है। इसी समय दासियों की, मंजरियों की एवं सखियों की टोली हंसती हुई मुस्कुराती हुई किवाड़ों को धक्का दे देती है। किवाड़ खुल जाते हैं तथा ललिता सबसे आगे मुस्कुराती हुई भीतर प्रवेश करती है। उनके पीछे बगल में सभी सखियां चल रही हैं। ललिता तेजी से चलकर शैया के पास पहुंच जाती है। सखियों को आई देखकर शिवप्रिया लज्जित सी होकर जल्दी से शैया से उठती है, पर ललिता उनके हाथों को पकड़कर जहाँ वे बैठी थी वहीं बैठा देती हैं। रूप मंजरी आकर के शैया पर पड़ा हुआ रानी का मोतियों का हार उठा लेती है तथा उसे अपने अंचल में बांधकर गांठ लगाती है। गुंड मंजरी शैया के पास पड़ी हुई पीकदानी को उठाकर सिर से लगाती तथा मुस्कुराती हुई उसे बगल में लिए हुए खड़ी रहती है। ललिता, विशाखा आदि सखियां रानी से अत्यंत प्रेम का विनोद प्रारंभ करती हैं। रानी आलस से भरी आंखों से ताकती हुई बीच बीच में ललिता के मुंह को अपने हाथ से बंद कर देती है। श्याम सुंदर बीच बीच में मुस्कुराकर शिवप्रिया के कंधों को पकड़कर हिला देते तथा ललिता के बहुत विनोद करने पर रानी के कान में कुछ धीरे से कह देते हैं। रानी सुनकर मुस्कुराने लगती है। ललिता भी मुस्कुरा देती है, पर फिर लज्जित सी होकर चुप रह जाती है। लवंग मंजरी हाथ में जल की झाड़ी लिए हुए खड़ी है। विमला मंजरी के हाथ में कुल्ला करने का चौड़े मुख का गमला मतलब प्रक्षालन पात्र है। शिवप्रिया प्रीतम उसी गमले में बारी बारी से हाथ एवं आंखें धोते हैं, फिर कुल्ला करते हैं। चित्रा शीतल जल से भरा हुआ अत्यंत सुंदर गिलास रानी के हाथ में पकड़ा देती है। रानी गिलास को श्याम सुंदर के होठों से लगा देती है। श्याम सुंदर शिवप्रिया के मुख पर दृष्टि जमाए हुए हैं। धीरे धीरे आधा गिलास जल पी लेते हैं, फिर गिलास को पकड़कर श्याम सुंदर शिवप्रिया के होठों से लगा देते हैं। शिवप्रिया शर्माई सी होकर पीना नहीं चाहती, पर श्याम सुंदर बाएं हाथ से प्रिया का दाहिना कंधा पकड़कर दबा देते हैं एवं गिलास को प्यार भरी जबरदस्ती से प्रिया के होठों के पास रखे रहते हैं। आंखों से प्रेम झर रहा है। आखिर शिवप्रिया भी कुछ घूंट शीतल जल धीरे धीरे पी लेती है। फिर सखियां दोनों का श्रृंगार करती हैं। वृंदा देवी निर्निमेष नयनों से शिवप्रिया प्रीतम की झांकी की शोभा निहार रही है। वृंदा की दासियों ने खिड़की के पर्दों को उठा दिया है। शीतल मंद सुगंध पवन खिड़की की राह से प्रवाहित होता हुआ शिवप्रिया प्रीतम के अंगों को स्पर्श करके कृतार्थ हो रहा है। सूर्योदय में तो अभी भी कुछ विलंब है। वन श्रेणी पर उषाकालीन सौंदर्य छाया हुआ है। निकुंज के इधर उधर हरिण हारिणी
चौकड़ी भर रहे हैं। कदम्ब पर बैठी हुई कोयलें कुहू कुहू की मधुतान अलाप रही हैं। मालती, जूही आदि नाना प्रकार के पुष्प वृक्षों की पंक्तियां निकुंज के चारों ओर लगी हुई हैं। सब में फूल खिले हुए हैं, उन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। अब वृंदा की भाव समाधि टूटती सी है। वे कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, मेरी वनवासिनी बहनों ने वन को तुम्हारे लिए ही आज अद्भुत साज से सजाया है। अपनी दृष्टि डालकर उनकी प्यार भरी सेवा स्वीकार करो। वृंदा की बात सुनकर सभी सखियों में आनंद छा जाता है। सखियों में कोई श्याम सुंदर की शैया पर, कोई नीचे बैठी हुई थी तथा कुछ घेरे हुए खड़ी थी। उन सबके बीच में प्रिया प्रीतम की अनिर्वचनीय शोभा समस्त निकुंज को आनंद से पल्लवित कर रही थी। वृंदा की प्रार्थना सुनकर दुपट्टा संभालते हुए श्याम सुंदर एवं चंपई रंग की साड़ी संभालती हुई श्री प्रिया उठ पड़ती है। सखी मंडली के सहित दोनों ही निकुंज के बरामदे में आकर खड़े हो जाते हैं। पुष्पों से लदी हुई सघन लताएं बरामदे को चारों ओर से घेर कर शोभा पा रही हैं। रानी एवं श्याम सुंदर उसी बरामदे से होते हुए निकुंज के बाहरी सहन में आकर खड़े हो जाते हैं। मंद समीर के झोंकों से हिलती हुई लताएं मानो प्रिय प्रीतम से प्रार्थना कर रही हों। मेरे जीवन आधार, रात भर तुम्हें हृदय में छिपाए रही हूँ, क्या अब जा रहे हो? ना ना, मत जाओ। आगे सहन में बड़ी बड़ी क्यारियों में सुंदर सुंदर गुलाब की बेलें फैली हुई है, जिन पर बड़े बड़े गुलाब खिले हुए हैं। शिवप्रिया प्रीतम उन्हीं गुलाबों के बीच से होकर बढ़ रहे हैं। अभी भी श्याम सुंदर के शरीर पर आलस्य की चिन्ह बने हुए हैं। वह रह रहकर शिवप्रिया की ओर झुक जाते हैं तथा अत्यंत प्यार से शिवप्रिया के कंधों को दबाकर उनके मुखारविंद की ओर देखने लग जाते हैं। कभी कभी चौंके हुए से इधर उधर देखने लग जाते हैं। शिवप्रिया जी उस समय घबराई सी मुद्रा में उधर ही देखने लग जाती है। शिवप्रिया प्रीतम अब एक दूसरे के गले में बांह डाल देते हैं तथा कुछ क्षण एक दूसरे के मुखारविंद को अतृप्त नैनों से देखते रहते हैं। फिर वियोग की बात स्मरण करके दोनों ही एक बार अतिशय गंभीर श्वास लेते हैं। दोनों के मुख पर उदासी छा जाती है। कुछ क्षणों के लिए सखियां भी अतिशय गंभीर हो जाती हैं। ललिता इसी समय दोनों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से रानी से कहती है, री, याद है कि भूल गई? आज प्रतिदिन की अपेक्षा सूर्य पूजा के लिए शीघ्र ही वन जाना है। 3 दिन की सूर्य पूजा का व्रत आज ही प्रारंभ करना है, पर तू तो बिल्कुल चींटी की चाल चल रही है। ललिता की इस बात को सुनकर रानी एवं श्याम सुंदर दोनों ही शीघ्र पुनर्मिलन की कल्पना से आनंद में भर जाते हैं। दोनों के मुख पर उल्लास छा जाता है। सखियां भी उल्लासित हो जाती हैं। श्याम सुंदर अतिशय कृतज्ञता भरी दृष्टि से ललिता की ओर ताकने लगते हैं एवं कुछ शीघ्र गति से बढ़ने लग जाते हैं। मंद समीर का स्पर्श पाकर यद्यपि श्याम सुंदर एवं रानी में आलस्य बिल्कुल नहीं रह गया है, पर दोनों ही चतुराई से आलस्य का बहाना लेकर बीच बीच में अंगड़ाई लेते समय इतनी ललक से एक दूसरे के साथ सट जाते हैं मानो एक दूसरे में सर्वथा मिल जाना चाहते हैं। गुलाब की क्यारियों से होते हुए सखी मंडली के सहित शिवप्रिया प्रीतम कदली वन में प्रवेश करते हैं। इसके बाद तरह तरह के अत्यंत सुगंधित पुष्पों की क्यारियों में से होते हुए विश्राम कुंज के फाटक पर पहुंच जाते हैं। फाटक से कुछ ही कदम हटकर यमुना का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। शिवप्रिया प्रीतम फाटक से निकलकर सड़क के किनारे एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर यमुना की शोभा निहारने लग जाते हैं। अभी हम यहाँ विश्राम करेंगे। जय जय श्री राधे।